जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड राजनीति विज्ञान के चैप्टर 3 है जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिसमें हम लोग मुख्य रूप से यहाँ पे विशेष रूप से बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें हम लोग एक एक करके पूरे टॉपिक को ख़त्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रतिस्पर्धा और जनसंघर्ष का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर लोकतंत्र में जनसंघर्ष की भूमिका क्या है, इसके बारे में जानेंगे। भारत तथा पड़ोसी देशों में जनसंघर्ष एवं आंदोलन किस प्रकार हुआ है, उसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, इसकी भूमिका क्या है और इसके क्या कार्य हैं, उसको जानेंगे। और उसके बाद लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। फिर उसमें हम देखेंगे कि राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान है, इसके बारे में जानेंगे। फिर राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं, उसके बारे में जानेंगे। राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के क्या क्या उपाय हैं, उसके बारे में। फिर भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का परिचय लेंगे कि कौन कौन से प्रमुख राजनीतिक दल हैं भारत में। और एक यहाँ पे कोटपा अधिनियम 2003 में आया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि जब हम पूरे इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इन्हीं सभी मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं। ये क्लास भी 5 वीडियो में कंप्लीट होगा, यानी कि 5 वीडियो बना करके इस क्लास को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो एक एक करके इन सभी मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे क्या होता है। अभी तक हम लोग अगर बात करें पिछले चैप्टर में, तो हम लोगों ने 2 चैप्टर को ख़त्म किया है। पहला चैप्टर था लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सत्ता में साझेदारी कैसे होती है, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों सत्ता में साझेदारी करनी चाहिए। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर पढ़े उसमें था सत्ता में साझेदारी के लिए जो कार्य प्रणाली है, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। तो उसके बारे में पढ़े थे कि किस तरह से सत्ता में साझेदार लोग बनते हैं, अलग अलग दल बना के, समूह बना कर, किस तरह से उसमें दबाव डालते हैं, किस तरह से वो कार्य करता है, संघीय व्यवस्था क्या था, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए। भारत में संघीय व्यवस्था किस तरह से कार्य करती है, सभी को पढ़ें। किस तरह से शासन व्यवस्था के कौन कौन से रूप होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग ये जो अभी टॉपिक जितना भी देखे इसी को एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रतिस्पर्धा या जनसंघर्ष का मतलब क्या होता है। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है एक तरह से कंपटीशन, प्रतियोगिता, और उसके जनसंघर्ष मतलब लोगों द्वारा उसके लिए जो संघर्ष किया जाता है किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए, तो उसी के बारे में जानना है। प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष का अभिप्राय सत्ताधारी और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच होने वाले संघर्ष है। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो हम लोग राजनीति पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी जनसंघर्ष या प्रतिस्पर्धा पढ़ेंगे वो राजनीति के नज़र से ही, उसके ही दृष्टिकोण से हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो अगर राजनीति में बात किया जाए कि प्रतिस्पर्धा और जनसंघर्ष क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो सत्ताधारी हैं, अलग अलग जो पार्टियां हैं, लोग हैं, वो सत्ता प्राप्त करने के लिए जो एक दूसरे के बीच, उनके बीच जो संघर्ष चलता है, उसी संघर्ष को यहाँ पे प्रतिस्पर्धा या जनसंघर्ष कहा जाता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या दलों के बीच किसी लक्ष्य को लेकर के टकराव होती है तो इसे ही हम प्रतिस्पर्धा या जनसंघर्ष की नाम देते हैं, यही संज्ञा उसको देते हैं, यानी कि इसी को हम लोग प्रतिस्पर्धा या जनसंघर्ष कहते हैं। यदि यह कहा जाए कि प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष से ही लोकतंत्र का विकास हुआ है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम लोग ये तो जान गए कि प्रतिस्पर्धा और जनसंघर्ष होता क्या है। अब इसकी भूमिका क्या है वो हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग लोकतंत्र के विकास का इतिहास पढ़ें कि लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ है, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है प्रतिस्पर्धा और जनसंघर्ष। यानी कि जिस देश में भी लोकतंत्र की स्थापना हुई है या लोकतंत्र का जो विकास हुआ है, वो वहाँ पे जो प्रतिस्पर्धा और लोगों का जो जनसंघर्ष है, इसी के कारण वहाँ पे लोकतंत्र का विकास हुआ है। अगर हम लोग पिछले क्लास में जाएं, 9th क्लास में, तो उसमें हम लोगों ने चिली के बारे में पढ़ा है। तो चिली की जो कहानी है, वहाँ पे जो लोकतंत्र की स्थापना है, संघर्ष से है। उसके बाद हम लोग पोलैंड को पढ़े हैं, पोलैंड को देखें, वहाँ पे भी जो लोकतंत्र की स्थापना हुई है, संघर्ष से हुआ है। पाकिस्तान है, वहाँ पे भी देखिए सत्ता यहाँ पे पलट गया, सत्ता के पलटी हो गया। उसके बाद वहाँ पे बाद में लोकतंत्र के लिए संघर्ष हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल की कहानी हम लोग पढ़े हैं कि वहाँ पे किस तरह से राजा की हत्या कर दी गई, फिर राजतंत्र लाया गया और किस तरह से फिर जनसंघर्ष के बाद वहाँ पे लोकतंत्र आया। तो हम लोग किसी भी देश का पढ़ें तो वहाँ पे जब लोकतंत्र का विकास हुआ है
तो लोकतंत्र के विकास होने में इन दो चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, एक प्रतिस्पर्धा और एक है जनसंघर्ष। इसी के कारण लोकतंत्र का विकास हुआ है। तो अगर ये कहा जाए कि लोकतंत्र का जो विकास है वो जनसंघर्ष और प्रतिस्पर्धा के आधार पर ही होती है, तो इसमें इसकी कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं, यानी कि कोई बढ़ा चढ़ा के इसमें बात नहीं की जा रही है। एक फैक्ट वाली बात है, एक सच्चाई बात है कि लोकतंत्र के विकास इसी के आधार पर हुई है। अब यहाँ पे है कि लोकतंत्र में जनसंघर्ष की भूमिका क्या होती है। तो हम लोग भारत के संदर्भ में देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है, ब्रिटिश शासन था यहाँ पर, उससे हम लोग आज़ाद हुए। और 26 जनवरी 1950 को हम लोग अपने संविधान को लागू किए। इसको 1946 से बनना शुरू हुआ, 26/9/1949 को बन के तैयार हुआ, लेकिन हम लोग इसको अपनाएं कब? 26 जनवरी 1950 को। तो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। उसके बाद 1950 में हम लोग अपना संविधान लागू किए, यानी कि संविधान को अपनाएं। और उस संविधान के तहत भारत जो है वो एक गणतांत्रिक लोकतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यानी कि ये गणतांत्रिक मतलब यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो सबसे हेड होगा राष्ट्र का, वो भी जनता द्वारा चुन के आएगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। और लोकतंत्र तो जानते ही हैं कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है। तो यहाँ पे जो गणतांत्रिक है, तो राष्ट्राध्यक्ष यानी कि जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति कोई वंशानुगत पद नहीं है, ये चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से ही चुनते हैं, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति का हर 5 साल पे चुनाव होता है। तो भारत को 1950 में एक गणतांत्रिक लोकतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। पहला चुनाव जो है, प्रथम आम चुनाव यानी लोकसभा की जो चुनाव है वो 1951-52 में हुआ। उसके बाद से लेकर के 1975 तक देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। यानी कि पहले चुनाव से लेकर के 1975 तक की राजनीति को अगर देखा जाए भारत में, तो इसमें कांग्रेस पार्टी की ही सरकार रही है, चाहे वो केंद्र में हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, हर जगह पे इन्हीं का सरकार रहा है, केंद्र में भी और क्षेत्र में यानी राज्य में भी इन्हीं का सरकार रहा है 1975 तक। इस दौरान देश में कई सारे जनसंघर्ष हुए। जो 1951 से 1975 है, इसके बीच कई सारी घटनाएं भी घटी, कई सारे जनसंघर्ष भी हुए। जैसे कि हम लोग देखेंगे छात्र आंदोलन, चिपको आंदोलन और दलित पैंथर, ये सब कुछ आंदोलन है जो कि 1951 से 1975 के बीच घटा है। यानी कि जब कांग्रेस की सरकार थी, लगातार कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उसी दौरान ये सभी घटनाएं घटी है। 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया। अगर उसके आगे का इतिहास देखें क्या होता है, तो 1975 तक तो कांग्रेस की सरकार है। 1975 के बाद देश में आपातकाल लगता है और इस दौरान संविधान में कई सारे संशोधन भी किए जाते हैं। उसके बाद 18 महीने तक आपातकाल रहता है। जो आपातकाल लगता है 1975 में, वो 18 महीने के लिए रहता है और पुनः 1977 में जाके आपातकाल खत्म होती है और लोकसभा का आम चुनाव फिर से करने की यहाँ पे घोषणा की जाती है कि लोकसभा का चुनाव फिर से होगा। और उसके बाद केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनती है। यानी 1975 तक कांग्रेस की सरकार थी, 1975 में आपातकाल लगा। उसके बाद जब 1977 में चुनाव हुआ तो जनता ने कांग्रेस सरकार को नकार दिया, कांग्रेस पार्टी को नकार दिया और भारत में पहली बार किसी अन्य पार्टी का सरकार बना। वो पार्टी कौन सी थी? तो जनता पार्टी, इसकी सरकार बनती है। परंतु ये ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता है। 77 में चुनाव हुआ है, 1980 में पुनः इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनती है और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होती हैं, यानी फिर से वो प्रधानमंत्री दोबारा बनती है। तो अगर यहाँ तक के इतिहास को हम लोग शॉर्ट में ही देखें तो 1975 तक रह रहा है कांग्रेस की सरकार, वो चला रही है। इस बीच कई सारे संघर्ष भी हो रहे हैं। 1975 में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसके बारे में अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ऐसी कई सारी घटनाएं होती है जिसके कारण से देश में आपातकाल लगाना पड़ता है। और उस आपातकाल के बाद 18 महीने आपातकाल लगने के बाद 1977 में पुनः यहाँ पे चुनाव किया जाता है। जनता इस चीज़ से जान चुकी थी, क्योंकि माना जाता है कि जो 1975 का जो आपातकाल है वो बेवजह लगाया गया है, बेबुनियाद है, उसका कोई आवश्यकता नहीं थी लगाने की। तो जनता ने कांग्रेस सरकार को नकार दिया, जनता पार्टी के सरकार बनाया। लेकिन जनता पार्टी भी यहाँ पे सरकार चलाने में सक्षम नहीं रह पाई, वो सरकार को बेहतर तरीके से नहीं चला पाई। और बेहतर तरीके से सरकार न चलाने के कारण 1980 में फिर से इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होती हैं। तो ये चीज़ चलते रहता है। प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष सरकार को तना होने और मनमानी करने से रोकता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक चीज़, देख रहे हैं 1975 तक कांग्रेस की सरकार है। 1975 में कुछ ऐसी घटनाएं, अभी हम बोले कि माना जाता है कि 1975 के आपातकाल की कोई आवश्यकता नहीं थी। यानी एक तरह से ये जो है वो सरकार की मनमानी थी।
एक तरह से तानाशाही भी माना जाता है, कुछ लोग तो इसको तानाशाह भी मानते हैं कि ये इंदिरा गांधी की तानाशाही थी, उनकी मनमानी थी। जब सरकार मनमानी की तो जनता ने 1980 में नहीं 1977 में उनको उनकी जो क्षमता है वो दिखा दिया, यानी कि जनता ने सीधे सरकार को नकार दिया और यहाँ पे जनता पार्टी के सरकार बना करके सरकार को तानाशाही और मनमानी करने से रोक लिया। तो यहाँ पे अगर हम ये कहें कि प्रतिस्पर्धा और जनसंघर्ष जो है वो सरकार को तानाशाह होने से, उनको मनमानी करने से रोकती है, तो ये किसी भी तरह से अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये सरकार पे एक तरह से कंट्रोल करके रखती है, उस पर कमांड करके रखती है। तो प्रतिस्पर्धा और जनसंघर्ष लोकतंत्र का विकास भी करती है और सरकार को तानाशाह और मनमानी करने से रोकती भी है, इसका ये महत्व हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके पढ़ने वाले हैं भारत में जो भी जनसंघर्ष हुए हैं, जो कि हम लोग को चैप्टर में पढ़ना है। जनसंघर्ष तो बहुत सारे हुए, लेकिन जो 1950 के बाद जो भी जनसंघर्ष हुए हैं, लोकतंत्र की स्थापना के बाद जो भी जनसंघर्ष हुए हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और जो मुख्य हम लोग को किताब में है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहार के छात्र आंदोलन के बारे में कि बिहार में छात्र आंदोलन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि रही, इसके क्या परिणाम हुए, तो उन सब चीज़ों को। फिर हम चिपको आंदोलन देखेंगे, दलित पैंथर्स, भारतीय किसान यूनियन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और सूचना के अधिकार का आंदोलन। ये सभी भारत में जो जनसंघर्ष चला है, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो आंदोलन हुए हैं, उसी के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिहार का यहाँ पे छात्र आंदोलन, जो बिहार में छात्र आंदोलन हुआ है उसके बारे में। कहानी क्या है कि 1971 में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देकर केंद्र सरकार की स्थापना की। यानी कि जब 1971 में चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। उस समय पे अगर देखा जाए तो हमारे देश की स्थिति बहुत ख़राब थी, गरीबी अपने चरम सीमा पे थी, बेरोजगारी थी, अशिक्षा भी थी, स्वास्थ्य भी बेहतर नहीं था, मतलब हर क्षेत्र में हम लोग उतना विकसित नहीं थे जितना कि आज हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो मुद्दा है उस वक्त का, जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी गरीबी। तो कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ, और इस नारे को दे करके यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बना ली, क्योंकि लोगों को लगा, जनता को लगा कि जब कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी तो वो गरीबों के लिए कुछ करेगी। वो गरीबी हटाओ का नारा दे रही है, यानी कि इसका जो भी कार्य हो गया सरकार बनने के बाद वो गरीबों के लिए होगा और गरीबी को कम करने के लिए होगा। तो 1971 में कांग्रेस पार्टी की सरकार तो बन गई, लेकिन 1971-72 तक देश में सामाजिक आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। सरकार बन गई, लेकिन 72 तक देखा गया कि सरकार द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे कि लोगों की स्थिति में सुधार हो, गरीबी में सुधार हो। तो इस तरह से कोई भी काम नहीं हो रहा था, न तो उसमें सामाजिक स्थिति में कोई सुधार हो रही थी और न ही आर्थिक स्थिति में। 1971 में एक और घटना घटा था कि हम लोगों का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और उस युद्ध के बाद बांग्लादेश को अलग करके, पाकिस्तान से अलग करके, और उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया गया था। तो 1971 में बांग्लादेश के भी स्थापना हो गया था, और इस दौरान वहाँ से बहुत सारे शरणार्थी चल करके हमारे देश में आ गए थे, यहाँ पे आके रहने लगे थे, शरण ले लिए थे। और उनको आ जाने से, उन लोगों के आ जाने से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो और लड़खड़ा गई, यानी कि वो और कमज़ोर पड़ गई थी। पहले से ही तो हम लोग समस्याओं से जूझ रहे थे, ऊपर से 1971 की लड़ाई, फिर बांग्लादेश को अलग एक राष्ट्र के रूप में स्थापना होना, फिर वहाँ के लोगों को शरण लेने के लिए भारत आना, और उनके वजह से हमारे देश के अर्थव्यवस्था को लड़खड़ाने, ये सब कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। दूसरी तरफ एक और घटना क्या हुआ था कि अमेरिका ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर तरह के सहायता पर पाबंदी लगा दिया था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था कि कुछ वर्ष पहले इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण किया था, जो कि असफल रहा। उसके बाद जिस तरह से इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की स्थापना की पाकिस्तान से तोड़ के, इससे भी अमेरिका नाराज था, और अमेरिका ने रोक लगा दिया कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मदद नहीं करेगा, उसकी मदद नहीं करेगा, यानी कि हर तरह के सहायता पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो दो समस्याएं यहाँ से आ गई, एक कि बांग्लादेश के कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ रही है, दूसरी कि यहाँ पे अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाबंदी लगा दी है, तीसरी जो है कि गरीबी हटाओ के नारा दी थी इंदिरा गांधी, लेकिन उसके लिए कोई भी कार्य नहीं हो रहा था। तो तीन मुद्दे हो गए जिससे कि यहाँ की राजनीति पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आगे क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत भी बहुत ज़्यादा
अप्रत्याशित वृद्धि यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो तेल के दाम है वो बढ़ रहे थे। 1972-73 में मानसून की असफलता के चलते देश की कृषि का पैदावार भी काफ़ी कमी आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि ये सब समस्याएं तो चल ही रही थी। 1972-73 का जो साल है उस टाइम पे मानसून जो है वो असफल रहा, यानी कि यहाँ की जो उत्पादन है वो कमज़ोर पड़ गया, जितनी बारिश होनी चाहिए उतना नहीं हुआ, और इस वजह से यहाँ के जो कृषि उत्पादन है उसको में भी कमी आ गई, यानी कि उत्पादन में भी गिरावट आई। और इससे और क्या होगा कि पूरे देश में असंतोष का माहौल बन गया। लोग मन में एक यहाँ पे कहिए कि कांग्रेस पार्टी को लेकर के मन में अब विरोध जाग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो अपना वादा की है वो पूरा करने में सक्षम नहीं है, और कई तरह के समस्याओं से यहाँ पे सरकार घिर गई है, चारों तरफ से एक तरह से वो घिरी हुई है। देश में एकदम असंतोष का माहौल बना हुआ है। मार्च 1974 में बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और खदान की कमी और कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के चलते छात्रों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। जब 73 तक स्थिति बहुत खराब हो गई, सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी, तब 1974 में बिहार के छात्रों ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ देता है, आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो ये पहला हम लोग का जन संघर्ष शुरू होगा। लोकतांत्रिक देश में एक तरह से बिहार से इसकी शुरुआत हो रही है। आंदोलन का नेतृत्व जो है वो जयप्रकाश नारायण ने किया, लेकिन जब यहाँ पे जब आंदोलन चल रहा था तो स्टूडेंट जो हैं, जो भी छात्र थे, वो जयप्रकाश नारायण के पास गए कि हमारे इस आंदोलन का आप नेतृत्व कीजिए। लेकिन यहाँ पे जयप्रकाश नारायण ने एक शर्त रखी। शर्त क्या था कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और ये बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि हम आंदोलन करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन दो शर्तें हैं। एक कि आंदोलन में किसी तरह की हिंसा मारपीट नहीं होगी, दंगा फसाद नहीं होगा, और दूसरा जो ये आंदोलन है बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा, यानी कि बिहार से बाहर भी इस आंदोलन को फैलाया जाएगा। तो ये दो शर्त इनका था। छात्रों ने इनकी बात मान ली और उसके बाद यहाँ पे छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण द्वारा किया जाने लगा। भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करने के उद्देश्य से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और सरकार से इस्तीफा की मांग की। जैसे ही छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने संभाला, उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, यानी कि पूरे विश्व में पूरे तरह से पूरे देश में पूरे तरीके से यहाँ पे क्रांति करना है और लोकतंत्र को सही में स्थापित करना है। इसी उद्देश्य से उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। साथ ही सरकार से इस्तीफा की मांग की कि सरकार जो है वो शासन व्यवस्था को चलाने में सक्षम नहीं है, तो अपने पद से इस्तीफा दे। इसी दौरान एक और घटना क्या हो गया था कि रेलवे कर्मचारियों ने भी केंद्रीय सरकार के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। यानी कि एक तरफ यहाँ पे छात्रों का तो चल ही रहा था, दूसरे तरफ रेलवे कर्मचारी जो हैं वो भी केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पे हड़ताल चला रहे थे, और यहाँ से इन दोनों को जोड़ करके इस आंदोलन को और बड़ा करने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पे जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हैं, उन्होंने 1975 में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व किया तथा सेना, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों को भी सरकार का आदेश नहीं मानने के लिए निवेदन किया। यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है, ये जो लोकनायक है, जिस तरह से इन्होंने जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व किया, इनको एक लोकनायक नाम की उपाधि मिली, लोगों ने इनको ये उपाधि दी। तो लोकनायक जो जयप्रकाश नारायण है, 1975 में दिल्ली में संसद मार्च हो रही थी और उसका जो नेतृत्व है वो जयप्रकाश नारायण को मिला। और वहाँ पे जिस तरह से ये मार्च चल रहा था, जो आयोजन हो रहा था, उसमें जिस तरह से भीड़ जमा हुई, माना जाता है कि उतनी भीड़ आज तक नहीं हुई थी जितना भीड़ यहाँ पे जयप्रकाश नारायण की भाषण सुनने के लिए हुई थी। और उस भाषण में जयप्रकाश नारायण जो है वो सेना, पुलिस, इन लोगों से ये आग्रह किए, निवेदन किए कि आप भी सरकार की बात न माने और जनता की साथ दें। इसी दौरान 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया, जिसके बाद इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही। इतना सारा घटना तो घट ही रहा था, साथ में एक और घटना क्या घट गया कि जब चुनाव हो रहा था तो यहाँ पे माना जाता है, एक कोर्ट में केस था कि इंदिरा गांधी यहाँ पे सरकारी चीज़ का प्रयोग की है, जैसे कि गाड़ी हो गया। तो इन तरह से चूँकि वो सत्ता में थी, तो सत्ता में थी और अभी चुनाव हो रहा था,
तो माना जाता है कि इंदिरा गांधी ने यहाँ पे सरकारी चीज़ों का उपयोग की थी, जो भी सरकारी सेवाएं हैं उनका प्रयोग की थी अपने चुनाव रैली में, जो कि चुनाव रैली में करना एक तरह से असंवैधानिक है, वो संविधान इस चीज़ का अधिकार नहीं देता है। तो ये चीज़ को लेकर के उनके ऊपर एक केस चल रहा था और उस केस में ये साबित हो गया कि इंदिरा गांधी ने अपना पद का, जो पहले पद पे थी, उसका फायदा उठाई है और यहाँ पे सरकारी धन संपत्ति का वो प्रयोग की है। और इसी को लेकर के 12 जून 1975 को इलाहाबाद के उच्च न्यायालय से फैसला आता है कि चूंकि वो अपने चुनाव में सरकारी संपत्ति का प्रयोग की है, इसलिए वो जो चुनाव में जीती है वो अवैधानिक है, यानी कि वो कहीं तरह से संवैधानिक नहीं है और उनकी जो निर्वाचिता है उनको रद्द कर दिया गया। और उसके बाद ये रद्द होने के साथ ही इंदिरा गांधी अब सांसद नहीं रही, अब वो सांसद नहीं थी। इंदिरा गांधी का मानना था कि आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित है। वह इस आंदोलन को अपने विरुद्ध एक षड्यंत्र मानते हुए 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। जब इतनी सारी समस्याओं से इंदिरा गांधी जूझ रही थी, तब उन्होंने एक नियम अपनाया। उन्होंने कहा कि ये जो भी आंदोलन चल रहे हैं, जो भी फैसले आए हैं, वो मेरी सरकार गिराने का और मेरे खिलाफ एक तरह से साजिश से षड्यंत्र रचा गया है ताकि हम सरकार में न रहें। और इसी के आधार पर उन्होंने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति से घोषणा करवा दिया गया कि देश में आपातकाल लग गई है। आपातकाल लगाने के लिए यहाँ पे एक शर्त रखा गया था, यहाँ पे बताना होता है कि आखिर आप आपातकाल क्यों लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो जयप्रकाश नारायण जो हैं वो बता दिए थे, यहाँ से सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारी से वो निवेदन किए थे कि आप सरकार का साथ नहीं दीजिए। और हमारे संविधान में इस तरह का एक नियम था कि अगर देश में अशांति का माहौल रहे, ऐसा लगे कि अब सेना भी है जो खिलाफ होने वाली है देश के, तो ऐसे में राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकती है। और इसी चीज़ का फायदा उठा करके इंदिरा गांधी आपातकाल लगा देती है। उस पर से भी एक और था कि अमेरिका जिस तरह से भारत की सहायता व प्रतिबंध लगाया हुआ था, तो इंदिरा गांधी ये भी एक्सक्यूज रखी थी कि यहाँ पे विदेशी आक्रमण का खतरा है, इस वजह से इमरजेंसी लगाया जा रहा है। और माना जाता है कि इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता थी नहीं, यह एक तरह से अपने पद को बचाने के लिए लगाया गया था। अब जो भी हो, लेकिन यहाँ पे 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी गई, यानी कि आपातकाल लगा दी गई। आपातकाल के घोषणा के साथ ही जयप्रकाश नारायण के सहित जितने भी विरोधी राजनीतिक दल के नेता थे उन सभी को जेल में डाल दिया गया, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। 1975 के बाद के दौरान, यहाँ पे 1975 के जो समय है उसके बाद के समय देखा जाए तो सरकार द्वारा इतनी ज्यादतियाँ की गई जिनका कोई उदाहरण लोकतांत्रिक देश में नहीं मिलता है। यानी कि पूरे तरह से सरकार ने यहाँ पे आपातकाल लगाने के बाद तानाशाही पूर्वक यहाँ पे काम किया। आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक नहीं रह गया था, इतनी ज्यादतियाँ की गई, इतना जोर जबरदस्ती किया गया कि माना गया कि अब तो भारत में लोकतंत्र है ही नहीं। उस समय पे जो 18 महीने है, 18 महीने के लिए देश में कहीं से भी लोकतंत्र दिखाई नहीं पड़ता था। वो 18 महीने हमारे देश में लोकतंत्र नहीं था। आपातकाल के दौरान ही 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, जिसे हम लोग मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। तो सरकार ने इसके फायदा उठा करके संविधान में कई सारे संशोधन भी किए थे। 18 महीने के आपातकाल के बाद जनवरी 1977 में निर्वाचन की घोषणा की गई। 18 महीना चला, उसके बाद 1977 में पूर्णतः यहाँ पे चुनाव करने की घोषणा हुई और जितने भी राजनीतिक नेता को और कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया था उन सभी को अब रिहा कर दिया गया। 1977 के लोकसभा चुनाव में पहली बार जनता पार्टी ने 542 सीटों में से 330 सीट प्राप्त करके केंद्र सरकार की स्थापना की। जब चुनाव हुआ 1977 में, और जिस तरह से इमरजेंसी के दौरान देश में ज्यादती की गई थी उसको ध्यान में रखते हुए जनता ने कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस पार्टी को नकार दिया और इस चुनाव में जनता पार्टी को यहाँ पे भारी मत से जिताया गया। देखिए यहाँ पे 542 में से 330 सीट जनता पार्टी को प्राप्त हुआ और भारी मतों से वो केंद्र में अपना सरकार स्थापित किया। ये भारतीय इतिहास में पहला बार था कि कोई गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना केंद्र में हो रही थी। अब तक के इतिहास में 1951 से लेकर के 1977 तक के बीच में ऐसा नहीं हुआ था, तो ये पहली बार था।
इंदिरा गांधी जो कि रायबरेली से चुनाव लड़ी थी और संजय गांधी जो कि उनके बेटे हैं उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा था। तो इन दोनों ने यहाँ से चुनाव हार गए, यानी कि इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई और उनका जो बेटा है संजय गांधी वो अमेठी से चुनाव हार गए थे, यानी कि ये दोनों भी चुनाव हार गए थे। तो ये एक अच्छा खासा इतिहास रहा था। 1980 में एक बार फिर से केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई। अभी हम बताएं पीछे कि सरकार तो जनता पार्टी के बन गई थी लेकिन वो सरकार चलाने में सक्षम नहीं था। तो बाद में 1980 में फिर से केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई है। इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, वो कहानी एक क्लास में ख़त्म करना संभव चीज़ नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी के पीछे का जो इतिहास है बहुत बड़ा इतिहास है। तो हम लोग को जितना चैप्टर में है उतने पे हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे जब दूसरे क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे अगर इसके बारे में आएगा तो और अच्छे से उसको चर्चा करेंगे। तो इतना सारा घटना घटता है 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार यहाँ पे बन जाती है। अतः अगर हम इस सभी घटनाओं को देखें तो एक चीज़ तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र में जन संघर्ष एवं आंदोलन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिन्हें लोकतांत्रिक सरकारें अनदेखा नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे हम छात्र आंदोलन से समझ सकते हैं कि जन संघर्ष का कितना बड़ा महत्व होता है। वो जन संघर्ष ही था, वो लोगों का आंदोलन ही था जो सरकार को इमरजेंसी लगाने पे मजबूर कर दिया। वो लोगों का ही संघर्ष था, वो लोगों की जागरूकता ही थी जिसने 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को नकार दिया, और फिर वही जनता ही थी जिसने 1980 में उसी कांग्रेस पार्टी को सरकार में लाई। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जन संघर्ष और आंदोलन का लोकतांत्रिक देशों में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कितना बड़ा महत्व होता है। और ये इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि सरकार, चाहे किसी भी पार्टी का सरकार बने, वो इस चीज़ को अनदेखा नहीं कर सकती है। यदि वो अनदेखा करता है तो अगले चुनाव में जनता उसे नकार सकती है। और हम लोग पीछे घटना देखिए किस प्रकार वो कांग्रेस को नकार भी दी थी। तो इस तरह से ये सरकार पे दबाव बनाने का, उसको तानाशाही से बचाने का, उसको मनमानी करने से, उसको गलत फैसला करने से, इन सभी चीज़ों से जो आंदोलन और जन संघर्ष है वो सरकार को रोकती है। उसको ये सब करने से एक तरह से उनको रोकने में मदद करती है ताकि वो तानाशाह न बने। तो आज का जो हमारा ये क्लास है हम लोग इसको थोड़ा सा और बचा हुआ है। भाषा, संस्कृति और क्षेत्र के आधार पर जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम, तेलंगाना, हरियाणा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का गठन जन संघर्ष और आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ तक की तो घटना पढ़ ली। थोड़ा सा जो ये है हम लोग अगर देखें तेलंगाना राज्य की जो स्थापना हुई है जन संघर्ष से हुआ है भाषा के आधार पर। हरियाणा के जो स्थापना हुआ है जन संघर्ष से हुआ है। छत्तीसगढ़, झारखंड हो, जितने भी राज्य हैं, नागालैंड है, मिजोरम है, जम्मू कश्मीर है, जितने भी राज्य हैं इनकी स्थापना जन संघर्ष से हुई है। जन संघर्ष भाषा के लिए, संस्कृति के लिए और क्षेत्र के आधार पे हुआ, और उसी के आधार पर यहाँ पे इन राज्यों का गठन भी किया गया है। तो यहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं कि जन संघर्ष और आंदोलन कितना महत्व लोकतांत्रिक देश में रहता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में जो आगे का टॉपिक बचा हुआ है, चिपको आंदोलन है, दलित पैंथर्स है, ताड़ी विरोधी आंदोलन है, तो ये सब जो टॉपिक बचे हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में उसको क्लियर करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि वो सब क्या था, क्या घटना रही है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।